सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 23 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, आइए देखते हैं उसमें अगला सवाल कहता है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेमी, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेमी, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेमी, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेमी है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए सवाल क्या कहता है कि मानचित्र पर दिल्ली से शिमला जो है ना, मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर दर्शाता है। दिल्ली से देहरादून जो है वो आपको 1.5 सेंटीमीटर दर्शाता है मानचित्र पे। उसके बाद कहता है शिमला से मुंबई को जब मापा गया तो ये दिखाता है 4.5 सेमी। क्लियर है। अब है शिमला से देहरादून की दूरी। शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेमी दर्शाता है। ठीक है। और ये जो है हिया जो है देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई, ध्यान दीजिएगा, देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई, यानी कि यहाँ से ये यहाँ आएंगे और यहाँ से ये यहाँ आएंगे, यानी कुल यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 4.5 सेमी। तो लिखेंगे नक्शा पर देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की दूरी। तो देहरादून से शिमला 2.0 सेमी। ठीक है। फिर शिमला से मुंबई 4.5 सेमी। ठीक है। सवाल में देखिए कि दिल्ली से देहरादून की दूरी को दर्शा दिया है आपको गलती कर बैठने के लिए, लेकिन आपको सवाल पूरा पढ़ना है कि आखिर सवाल कह क्या रहा है। ठीक है ना। ऐसा ना हो जल्दबाजी में सबको जोड़ जाड़ दें, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों दूरी तो ऐसे दिया गया है आपको गलती कर बैठने के लिए, लेकिन हिया जो है देहरादून से शिमला होते मुंबई आती है, ये 2 सेमी, ये 4.5 सेमी। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 2.0 और 4.5 जब जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 6.5 सेमी। नक्शा पर इतना 6.5 सेमी की दूरी तय करती है। आगे कहता है कि नक्शा पर 1 सेमी तो जमीन पर 2.5 सेमी। तो लिखेंगे चूंकि 1 सेमी नक्शा पर तो जमीन पर कितना 250 किलोमीटर। इसीलिए हमको चलना है 6.5 सेमी। इसीलिए 6.5 सेमी नक्शा पर तो ज़मीन पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 है तो 250 सेमी, यदि 2 रहता 2 सेमी यदि यहाँ हो जाए तो 2 से इसको गुना हो जाएगा, यदि यहाँ 3 सेमी है 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 1 से बढ़ रहे हैं तो यहाँ गुना होगा। 1 के बाद यहाँ हम 6.5 ले रहे हैं तो 1 से बढ़ रहे हैं इसलिए इससे गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 6.5 गुना 250 किलोमीटर। 1 सेमी में इतना तो 1 से अधिक है ये 6.5, तो इसमें कितना, तो इससे गुना हो जाएगा। आप 250 को गुना कर लीजिए 6.5 से, है ना। 0 पंचे 0, 25 25 का 5 हासिल 2 आएगा, 5 में 10 2 12, फिर 6 से कीजिएगा, 1 अंक छोड़ दीजिए, 6 से गुना 0, 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। इसको आप जोड़िएगा तो ये आपको आ गया, और दशमलव से दाहिने और यहाँ 1 अंक है, 1 अंक के बाद दशमलव दाहिने तरफ से यहाँ बैठ जाएगा, और दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है,
यानी 1625 किलोमीटर। ये आपको हो गया 1625 किलोमीटर इनको दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए। अच्छा यहाँ देखिए, दशमलव से दाहिने और एक अंक था, तो एक अंक के बाद दशमलव रख दिए, और हम बोले कि दशमलव के बाद के शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो देखिए, दशमलव उड़ेगा, एक दशमलव बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठेगा, अब ये इससे कट जाएगा, 1625 रह जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं दशमलव के बाद केवल शून्य है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 से लेकर +100 तक का मान क्या होगा। देखिए इसको आप शॉर्टकट विधि से बनाइएगा तो सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है, नहीं यदि आपको थोड़ा सा समय दे के बनाना है तो आपको क्या करना होगा, माइनस वाले को एक तरफ प्लस वाले को एक तरफ रख के दोनों के पद का संख्या निकाल के, है ना, आपको SN का सूत्र लगा देना है, यानी कि AP के हिसाब से बनेगा। लेकिन आपको कम समय में जो बनाना है वो पैटर्न को समझिए। सिर्फ शुरू का 2 लेते हैं हम, ठीक है, फिर बाद का 2 लेते हैं, इस तरीक़ा से देखते हैं। -2 + 4 -2 + 4, तो हम बताए हैं कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जब अलग अलग चिन्ह में हो तो जिसमें से जो घटे घटा देना चाहिए। तो 4 में से 2 गया 2, और जिसमें से घटता है उसका चिन्ह हो जाता है, यानी इसका मान +2 हो गया। वही काम यहाँ कीजिएगा, -6 + 8, तो अलग अलग चिन्ह है तो जिसमें से जो घटे घट जाएगा। 8 में से 6 गया 2, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह हो जाता है, यानी इसका भी मान +2 हो जाएगा। इसका भी मान जो है देखिएगा ध्यान से, तो इसका भी मान जो है एक प्लस एक माइनस, तो 12 में से 10 गया 2, और जिसमें से घटा है उसका चिन्ह। इस तरीक़ा से आप देखिएगा तो प्रत्येक 2 का जो है मान +2 आता है, और आपको लेना कहाँ तक है, 100 तक है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि यहाँ पर सभी सम संख्या लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, सम संख्या। यदि 1 से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, इस तरीक़ा से गिनती करेंगे 100 तक, तो सम विषम मिला के 100 है, ठीक है। यदि हम केवल सम संख्या लेंगे, केवल सम संख्या, जैसे 2 लिए, फिर 4 लिए, फिर 6 लिए, फिर 8 लेंगे, तो 1 से 100 तक में 50 क्या होगा, विषम संख्या होगा, और 50 क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल सम संख्या ही लिया गया है, ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीक़ा से लिया गया है। कहाँ तक लिया गया है, 100 तक लिया गया है। इसका मतलब 2 और 100 के बीच में कुल 100 है, लेकिन 50 सम है और 50 विषम है। यहाँ लिया भी गया है विषम ही, तो इसका मतलब है ये जोड़ा जो आप, ये संख्या जो आप देख रहे हैं, ये 50 संख्या लिया गया है, 50 सम संख्या लिया गया है, ठीक है। 50 सम संख्या लिया गया है, तो उसको जोड़ा बनाइएगा, इस 1 2 3 इस तरीक़े से जोड़ा बनाइएगा। 50 का जोड़ा मतलब ये वाला जोड़ा जो है ना 25 बना है। कितना बना है, 25। समझिए इस चीज़ को, बहुत बारीकी से समझिए। सम संख्या लिया गया है 100 तक, तो 2 से लेकर 100 तक में सम संख्या 50, 50 में यहाँ पर 6 लिया गया है, तो 6 का जब जोड़ा बनाए तो 3 निकला। तो जब 50 संख्या लिया गया मतलब 25 जोड़ा बनेगा, और प्रत्येक जोड़ा में 2-2 हमको प्लस में प्राप्त हो रहा है, हमको 2-2 प्लस में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे 25 जोड़ा हो जाएंगे, 50 में 25 जोड़ा हो जाएंगे, और प्रत्येक जोड़ा से हमको +2 मिलेगा, तो यानी 25 दूनी 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप देखिएगा तो बहुत आसान है, बस पैटर्न को समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मान 2 आया, इसका 2 आया, इसका भी 2 आया। ध्यान से देखिएगा, इसका मान कितना आया, 2, ठीक है। किसका आधा होगा 2, तो 4 का आधा होगा 2। अब हम यहाँ पर आते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 8 का आधा कितना हो गया, 4। अब इस 2 को लेकर हम यहाँ आते हैं, 2 2 4 2, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना है 12 ना, इसका आधा 6, तो यहाँ पे 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दूसरे तरीका से भी कीजिएगा तो भी आपको
50 ही आएगा। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उससे पुराना गुल्लक दिया और वह उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने के बाद उसे 100 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के मिले। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं? देखिए गुल्लक जो खोला गया तो उसमें नोट, संख्या और राशि, पहले ये देख लीजिए। कहता है कि सबका 2 रुपए का सिक्का उसको कन्वर्ट करके बनाना चाहती है। ठीक है, तो देखिए 100 रुपए के 2 नोट, 100 रुपये के 2 नोट लिए, यानी 100 दूनी 200 रुपए की राशि हुई। 20 रुपए के 3, 20 के नोट जो है ना 3 संख्या में मिला, 20 तिया 60। 10 रुपए के 10 की संख्या में नोट, तो 10 दहें 100। उसके बाद 5 रुपए के 50 सिक्के, 5 का नोट जो है ना वो 50 लिया गया, यानी 250 ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 1 रुपए के 77, 1 का सिक्का जो है ना 77, यानी कि राशि हो गई 77 कुल। उसके बाद है 50 पैसे, 50 पैसे है ना, ये मिला गया आपको 98, यानी कि इनको आप गुना कीजिएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो ये 49 रुपये हो गए। कुल गुल्लक में ये राशि मिला, तो राशि कितना हो गया 100 देख लेंगे हम लोग। सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर जोड़ लेंगे। तो 9 7 16 के 6 हासिल 3, 6 3 9, 5 14, 7 21, 21 4, 6 5 11, 7 18, 18 4, 22 और 3, 22 3 25, 9 7 16, 9 7 16 का 6 हासिल 1 ही बचा। 6 5 11, 7 18, 18 4, 22 1, 23 का 3 हासिल 2 बच जाएगा। यहाँ हासिल 2 बचा, 2 2 4, 2 6 1 7, 736 रुपये। यानी ये जो कुल गुल्लक में पैसा मिला, इसकी राशि 736 हो गया। ठीक है। प्रत्येक का सिक्का लेना है 2 रुपये का, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 8 16, यानी कि इन सभी राशि का यदि हम 2 रुपये के सिक्के लेंगे तो 368 सिक्के बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। समझ गए होंगे कि 2 रुपये का सिक्का बनाना है सबको, सब नोट और संख्या को देख ली कितनी राशि बनी, तो 9 7 16 6 80 लेके इस तरह के जोड़ लिए, 736 हुआ। प्रत्येक का हमको 2 रुपये का सिक्का चाहिए, 2 से भाग कर दिए, भाग पर 368 आया, यानी कि 368 2 रुपये का सिक्का देंगे तो 736 इनका जो राशि है वो पूरा हो जाएगा। इस तरीका से आंसर 368 यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। देखिए संख्या कौन कौन सा है, 75 है, 57 है, 48 है और 84 है। ठीक है। देखिए इसको यदि हम बनाएंगे x मान के, तो माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई अंक x है, क्या है x, और दहाई अंक y है, दहाई अंक y है। तो प्रश्न के अनुसार कहता है हाँ, तो संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या 10 गुना दहाई का अंक y प्लस 1 गुना इकाई का अंक x। कहता है कि 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योगफल, दोनों अंक जो माने हैं ना, इसका योगफल जो है ना वो 12 है। वो कितना है, 12 है। अब कहता है यदि इस संख्या में इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस कर देंगे 3 गुना x प्लस y, तो अंक पलट जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y चला जाएगा, यानी 10 गुना हो जाएगा x प्लस 1 गुना y हो जाएगा। इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, आपको यहाँ पर फिर x और y का अलग अलग मान वाक्य निकालना होगा। हम इसका शॉर्टकट विधि बता देते हैं परीक्षा के लिए। देखिए कहता है दोनों अंकों का योग 12 है, तो ठीक है, 7 प्लस 5 सही में 12 है ना, 5 प्लस 7 सही में 12 है, 4 प्लस 8 सही में 12 है। देखिए शॉर्टकट भी बता देते हैं आपको, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग
12 है, सही में 12 है। कहता है यदि इस संख्या में इस जोड़ का 3 गुना घटा देंगे, इसका इस जोड़ का 3 गुना यानी इसका 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना होगा 36, यानी कि 36 घटा देंगे तो अंक पलट जाते हैं। तो 75 में से 36 घटाएंगे, यदि ये पलट जाएगा 5 आगे हो जाएगा और 7 पीछे हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। या 57 में से इसका 3 गुना यानी कि 36, 57 में से 36 घटा देंगे, यदि 7 आ जाएगा आगे 5 आ जाएगा पीछे यानी इकाई बन जाएगा दहाई, दहाई बन जाएगा इकाई, तो ये सही है। इसी तरीके से 48 में से 36 माइनस करेंगे, इसका 3 गुना 36, जोड़ का 3 गुना 36। 48 में से भी 36 माइनस करेंगे, 48 ध्यान दीजिएगा ऐसे, 75 में से 36 माइनस करेंगे, यदि ये उल्टा हो जाए 5 चला जाए आगे 7 चला जाए पीछे तो ये आंसर होगा। क्या कहता है अंक पलट जाते हैं। यदि 57 में से 36 माइनस करेंगे 75 हो जाए, 7 और 5 उल्टा हो जाए, 7 आगे 5 पीछे हो जाए तो ये सही है। 48 में से 36 माइनस करेंगे, यदि 8 आगे हो जाए 4 पीछे हो जाए तो यही आंसर हो जाएगा। यदि 84 में से 36 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो यदि 4 दहाई बन जाए और 8 इकाई बन जाए 48 हो जाए तो ये सही है। करके देख लेते हैं। तो 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ हो गया 6 में से 3 गया 3, 39। 75 में से माइनस की 36 तो इसका उल्टा 57 यहाँ नहीं बना, यहाँ 39 आ गया, ये सही नहीं है। यहाँ देखिए अब 57 में से 36 माइनस करेंगे तो ये पलट के यदि 75 हो जाए तो सही होगा। तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, इसमें से घटाए 36 तो यहाँ उल्टा के 75 होना चाहिए, वो भी नहीं आया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 48 में से 36 माइनस करेंगे तो हमको यदि 84 प्राप्त हो जाए तो सही होगा। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 12, इसको इसमें से 36 माइनस किए हमको 84 यानी कि इसका उल्टा 84 प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ देखिए 84 में से 36 माइनस करेंगे, इसका उल्टा यानी कि 4 पर 8 प्राप्त हो जाए तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4। देखिए 84 में से जब हम माइनस किए इसके जोड़ का 3 गुना, 8 4 12 का 3 गुना, ठीक है ना, तो 84 माइनस 36 किए तो ये हमको 48 प्राप्त हो गया। इकाई का अंक देखिए 84 में से घटाया 48 प्राप्त हुआ, इकाई का अंक दहाई का अंक बन गया, दहाई का अंक इकाई का अंक बन गया। इसका मतलब 84 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। समझ गए? या फिर से कर देते एक बार। इसमें से इसका जोड़ 12 है तो इसमें से 36 घटाएंगे, इसका उल्टा 57 आ जाएगा तो ये आंसर होता। इसमें से भी जोड़ है 12, 12 तिया 36 माइनस करेंगे 75 नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, लेकिन इसमें जब हम 36 माइनस किए तो ये उलट के 48 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक आयत जो वर्ग नहीं है, ठीक है ना, में कुल कितनी रैखिक और घूर्णी सममित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा आयत है, ठीक है ना, इसमें कितने रैखिक और कितने घूर्णन सममिति है ना, घूर्णन सममिति होगा, या सममित या सममिति एक ही चीज़ है, घूर्णन सममिति होते हैं। देखिए ये आयत है, ठीक है ना, तो इसमें रेखिक पहले हम देखेंगे। तो यदि इसको हम क्षैतिज रूप से ऐसे काट दें और इसको मोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा नीचे हो गया, एकदम बिल्कुल बीच से, बिल्कुल बीच से यदि हम खींच दें तो ये इसको जब हम मोड़ेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, यानी ये सममित है। सम मतलब बराबर, मित मतलब माप, बराबर माप में ये विभाजित हो जाएगा। इसको जैसे ही हम मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, यानी पूरी तरीक़ा से ढक लेगा। ठीक है, एक ये हो गया। और एक बीच से इस तरीक़ा से एक हम दूसरा सममित रेखिक जो है रेखा हम ऐसे खींचेंगे तो इसको ऐसे हम जब करेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये तो है तो आयत, तो आयत में ये कोना कोनी नहीं हो पाएगा, है ना इधर से ऐसा होता है। कब होता है? जब वो वर्ग रहता है, वर्ग में ऐसा होता है, लेकिन है तो ये आयत, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए हम दिखा देते हैं।
जैसे मान लीजिए ये आयत है, बिल्कुल आयताकार है, इसको हम बीच से यदि हम ऐसा करते हैं रैखिक में, तो एक ओवरलैप कर लिया पूरी तरीक़ा से, एक समित रेखा ये हो गया। दूसरा इसको हम यदि यहाँ से हम ओवर मोड़ेंगे तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा, दो हुआ। लेकिन तीसरा कोणीय जो कहते हैं विकर्ण के दृष्टि से, विकर्ण के सदिश से, तो जब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे ना तो आपको लगता होगा ये ओवरलैप कर लेगा, लेकिन ओवरलैप नहीं करता है। देखिए ओवरलैप कर रहा है, नहीं इधर ये बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ जाता है, नहीं हो रहा है। और जब इधर से नहीं होता इधर से भी नहीं होगा, ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कहाँ होता है, जब वर्ग रहता है ना तो उसमें होता है विकर्ण सदिश से, कोणीय उसमें होता है। तो ये संभव नहीं है, ये वर्ग में संभव होता है, यहाँ संभव नहीं है। तो एक एक दो हो गया इसमें रैखिक, दो हो गया इसमें रैखिक। अब घूर्णन सममित भी देखना है, तो देखिए ये विकर्ण है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विकर्ण का तो हो गया, हाँ ये आयत है, इसको हम एक बार घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है, एक बार घुमाए तो। दूसरी बार जब हम फिर एक पलटी मारेंगे तो ये फिर उसी तरीक़ा से बन जाएगा। नहीं समझे, ऐसे समझिए, ये आयताकार है, ठीक है, एक बार इसका हम घूर्णन करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, अब फिर दोबारा हम करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो फिर उसी तरीके से बन जाता है। यानी कि घूर्णन में दो बार घूर्णन करेंगे तो फिर वो उसी आकृति में आ जाएगा। तो दो यहाँ रैखिक में और दो घूर्णन में, दो घूर्णन में, दो दो कुल कहा जाए, यदि जोड़ के पूछा जाए तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों में ऐसा पूछता कि दोनों समान होता और कितना होता है, तब हम ऑप्शन नंबर 2 दे देते। लेकिन और दे के पूछा है, यानी योग पूछा है, तो 2 हो गया आपको यहाँ पे रैखिक में और 2 हो गया आपको घूर्णन में, ठीक है ना। तो 2 2 4, दोनों मिला के पूछ रहा है तो 4, अलग अलग दोनों पूछता या पूछता कि दोनों बराबर होते हैं और कितने होते हैं, तब हम ऑप्शन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि आयत में 2 रैखिक सममित संभव है और 2 बार घुमाने के बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाता है ना। तो ये हो गया आपको 2 घूर्णन में और 2 रैखिक में, 2 2 4 मिला के 4, अलग अलग पूछता तो 2 होता, या पूछता कि दोनों बराबर है कितना है तो 2 देते। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है। ये कहता है कि 1/2 जो है 1/3 से छोटा है, क्योंकि 2 जो है 3 से छोटा है, इसीलिए ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है इसलिए छोटा है। इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगा। सवाल ये क्या कहता है, सबसे कम मददगार होगा, है ना, सबसे अधिक मददगार नहीं, सबसे कम मददगार होगा। तो दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल क्या, पहला उत्तर कहता है कि दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। देखिए 1/2 और 1/3 कौन सा बड़ा है, तो आप जानते हैं कि ऊपर में है जो भाज्य होता है, नीचे में क्या होता है, भाजक होता है। यानी एक में 2 भाग, एक का 2 भाग करेंगे, यहाँ भी भाज्य है और यहाँ भाजक है। मान लीजिए 100 रुपया है, 2 भाग में बांटेंगे तो 50 आएगा। मान लीजिए एक को मान लेते हैं 100 है, 100 को ही 3 भाग में बांटेंगे तो लगभग 33 रुपये के आसपास आएगा। तो बड़ा तो यही हुआ, एकदम ये तो तय है ना। यानी 1 को 2 भाग में बांटेंगे, यानी 1 बीघा ज़मीन है 2 भाई बांटेगा, आधा आधा बीघा पड़ेगा। 1 बीघा है 3 भाई बांटेगा, नीचे में भाजक होता है तो उसको क्या कम पड़ेगा, आधा से कम पड़ेगा, है ना। लगभग यदि 1 बीघा है तो इसको 10-10 कट्ठा पड़ेगा, इसको है तो 6 कट्ठा से आसपास पड़ेगा। तो ये तो यहाँ तो कम पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ये छोटा है, ये तो बड़ा है, ठीक है ना। 1 का 2 भाग 1 का 3 भाग, ये बड़ा हो गया। इसको दर्शाने के लिए पहला कहता है दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। कहता है इसको समझाएंगे 1/2/3 को, लेकिन दोनों को चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये दूसरा यही प्लॉट है, ठीक है। इसको 1/2 दिखाना है तो नीचे में टोटल कितना है, 2 भाग है, तो 2 भाग कर देंगे, उसमें से 1 भाग को दिखा देना है, ठीक है। तो छायांकित भाग 1 और टोटल भाग 2, 1/2 हुआ।
और इसी प्लॉट में 1/3 दिखाना है, तो इसको 3 भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में बांटना है और उसमें से 1 भाग लेना है। ये हो गया आपको 1/3 कि 3 बराबर भाग में से 1 भाग, 2 बराबर भाग में से 1 भाग। तो कौन सा बड़ा होगा? स्वाभाविक है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। मान लीजिए कि एक पेपर हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको बोला जाएगा कि 1/2 भाग में बांटिए, 1/2 भाग में। तुरंत है या हम लीजिए 1/2 भाग कर दिए हम, पूरे का आधा हो गया, तब कहेगा 1/3 भाग बांटिए। ध्यान दीजिएगा, बस यही पेपर एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके का पेपर और ले लेते हैं और इसको बोला जाता है कि 1/3 भाग में बांटिए। तो तुरंत क्या करेंगे हम, 3 फोल्ड करेंगे, इसको 3 फोल्ड करेंगे और उसमें से 1 भाग लेंगे, है ना। तो देखिए बच्चा क्या कहेगा कि सर 1/2 भाग की वो बड़ा है 1/3 से, है ना। तो एक तरीका ये है, ठीक है ना, पेपर फोल्डिंग के द्वारा। तीसरा आपको कहता है वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों को साकार कल्पना करने की छात्र की मदद करना। देखिए कहता है, मान लीजिए कि हम 2 छड़ी ले आते हैं, ठीक है, बोलते हैं इसको 1/2 भाग में बांटो, इसको 1/3 भाग में बांटो। तो 1/2 भाग यानी 2 बराबर भाग में बांट देगा, कहेगा सर ये हुआ 1/2 भाग, ठीक है। इसी को 1/3 भाग, तो 3 बराबर भाग में बांट देगा, कहेगा सर ये हुआ 1/3, तो सर ये तो बड़ा है। एक तरीका ये है। चौथा कहता है कि व्याख्या कर देना है सिर्फ कि 1/2 और 1/3 बोलेंगे कि भिन्न में क्या होता है कि हर जहाँ ज़्यादा होता है यानी कि उतना भाग में बढ़ता है। बच्चों को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या बड़े होने पर उस बच्चा को समझा रहे हैं कि बाबू यदि अंश समान हो, जब अंश समान हो तो जिसका हर अधिक होता है, जिसका हर अधिक होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जिसका हर कम होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो चारों में सबसे अधिक किसमें सीखेगा? हमको तो लगता है कि सबसे कम मदद करेगा ये व्याख्यान विधि, यानी कि व्याख्यान विधि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस परिस्थिति में? जब सबसे कम मददगार की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे कम मदद करेगा बच्चा को समझने में। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है? ठीक है, करके सीखना है, ठीक है ना, तो कौन सा अभिप्राय होगा? कहता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के किताब को पाठ्य पुस्तक में तो ऑलरेडी वो किया हुआ है ना, पाठ्य पुस्तक में ऑलरेडी वो किया हुआ है। ठीक है, दूसरा कहता है अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधि द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना, स्वयं प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद न हो जाए। देखिए रटंत प्रणाली जो है रटकर सीखना है ना, रटंत प्रणाली जो है ये तो बिल्कुल ही करके सीखने में नहीं आएगा। रटंत प्रणाली से छात्रों को मुक्ति दिलाने की बात चल रही है ना, तो ये जो रटकर स्मरण करना याद करना रटंत प्रणाली ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, स्वयं प्रश्नों को हल करना, सिर्फ प्रश्न को हल करने से आप करके नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ आप प्रश्न हल कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया 2 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम। आप इसमें खुद करके सीख नहीं रहे हैं, वो आप किताब में पहले से क्या हुआ है उनके अवधारणा से उनके प्रश्न को बना के किताब में जो बनाया हुआ है उनको देख देख के आप प्रश्न हल कर रहे हैं और उससे आप अवधारणा मतलब कंसेप्ट को अधिगम यानी सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तक से किताब में वो ऑलरेडी किया हुआ है, उस प्रश्न को आप हल करके किताब में जो किया हुआ है आप किताब से सीख रहे हैं, करके नहीं सीख रहे हैं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब यहां बच जाता है अवधारणा यानी कि कंसेप्ट से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा, गतिविधि यानी कि करके सीख रहे हैं, गतिविधि करके सीख रहे हैं द्वारा गणित में अवधारणा यानी कंसेप्ट का अधिगम यानी कि सीखना सीख रहे हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आप अवधारणा को संबंधित तरीका से अर्थपूर्ण और क्रियाशील गतिविधि द्वारा सीख रहे हैं और उससे आप कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और उससे आप अधिगम भी कर रहे हैं यानी कि सीख भी रहे हैं।
तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि यूनिसेफ समर्थित पहल, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला, बाला BALA, ये बाला क्या है? देखिए बाला क्या है, जनरली हम लोग एक चीज जान लीजिए, बाला मतलब हुआ कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब ये हुआ कि जहां मान लीजिए जिस आप कॉलेज, जिस आप विद्यालय में हैं, उसका जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में क्या सब होगा? सीढ़ी होगा, किवाड़ का पलड़ा होगा, खिड़की होगा, मतलब जो भी उस बिल्डिंग में जो भी है, जैसे किवाड़ है, खिड़की है, सीढ़ी है, गेट है, उसके बाद जितना चीज है, दरवाजा है, तो इन सब का उपयोग आपको बच्चों को एज ए एडवर्टाइज या एज ए लर्निंग के लिए करना है। जैसे एक बच्चा आपको बोल रहा है मे आई गो आउट सर, तो आप उसको बोलिए कि ठीक है बेटा तुम जाओ, ठीक है, लेकिन किवाड़ जो है, गेट जो है, उसको 30 डिग्री पे कर देना और फिर तुम बाहर चले जाना। तो अब वो बच्चा जो है किवाड़ जहां पहले था वहां से 30 डिग्री पे करके वो आपके अनुसार वो बाहर चल जाता है। तो यहां क्या हो रहा है कि विद्यालय के गेट का उपयोग उसको सिखाने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीका से खिड़की, खिड़की दोनों खिड़की को 90 डिग्री पे उसके नियत स्थान से 90 डिग्री पे कर दो। तो यहां क्या हो रहा है कि विद्यालय का जो भी विद्यालय के बिल्डिंग में जो भी चीज है, उन सारे चीजों का उपयोग हम लोग बच्चों को सीखने में, यानी कि एज ए लर्निंग एड के रूप में हम लोग कर रहे हैं। जैसे सीढ़ी का बीच होता है ना, तो जैसे सीढ़ी देखिए, ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, चढ़ते हैं, तो बच्चों को यहाँ ले आए, बोल दिए इसको 1 है 2, ये पहला 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब सीढ़ी का इस्तेमाल करके उसको सिखा रहे हैं कि बाबू ये जो है ना बढ़ते क्रम है, 1 कदम गए 1 फिर 2 फिर 3, ये बढ़ते क्रम है, फिर उतर रहे हो बाबू तो ये घटते क्रम है। मतलब विद्यालय या स्कूल, ये मतलब जो बिल्डिंग है आपके पास, उस बिल्डिंग का जब हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को उदाहरण के रूप में, लर्निंग एड के रूप में, उसी को बाला कहा गया है। बाला मतलब बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग एज, एज मतलब जैसा कि एल से लर्निंग, LEARNING, लर्निंग एड, एड समझ रहे हैं ना आप लोग, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार होता है तरह से, है ना, मतलब दूसरे तक बात को पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इसी को शॉर्टकट में एड बोला जाता है या एड्स भी बोला जाता है, ADS, एडवर्टाइजमेंट। तो बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग यानी कि भवन का उपयोग, एज मतलब जैसा कि, लर्निंग मतलब सिखाने में, एड मतलब जानकारी पहुंचाना, एक तरह से ये कहा जाए तो ये प्रचार हो जाता है ना, कोई बात को संप्रेषित करने के लिए, है ना। तो ये हो गया बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। किसी भी सूरत में आप ना बुक्स, ना बुलेटिन, ना ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। यहाँ तक क्लास करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।